कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का पूरा एक पार्ट केमिस्ट्री का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, आप देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? आपने अपक्रियाएं पढ़ी होंगी, विस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, उभय अपघटन अपक्रिया, ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया। तो उनमें से ये पूछी गई है कि अपक्रिया कौन सी है, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe। देखो Al जो होता है, Al एल्यूमिनियम, जो ये एल्यूमिनियम है बच्चों, व्हाट हैपन? ठीक है, अब ठीक है। जो ये एल्यूमिनियम है, ये ज्यादा क्रियाशील है किससे? Fe से। ये इसकी जगह से इसको हटा देगा और इसकी जगह स्वयं बैठ जाएगा जाके। तो ये ज्यादा क्रियाशील तत्व है, या फिर लोहा से एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम खुद आ गया किसकी जगह? लोहे की जगह, और लोहे को इसने बाहर कर दिया। तो जब एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से प्रतिस्थापित कर देता है, तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, अब क्रिया जिसमें आयनों के विनिमय अदला बदली से नए यौगिक बनाते हैं। तो दो आयन, देखो जैसे दो आयन का मतलब यहां पर है कि जैसे दो तत्व हुए, उन दो तत्वों ने आपस में आयनों की अदला बदली कर ली, तो इसे द्विविस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो, कार्बन को वायु में जलाने पर, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? संयोजन अपक्रिया। देखो, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जलना, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जलना, यह बना देगा C+O2। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जलना, तो ये क्या बना देगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, ये दो तत्व मिलकर एक नया तत्व बना दिए। दो तत्व मिलकर जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन। एक मिनट बच्चों, मैं क्लास को शेयर कर दूं। सभी लोग क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। चल रहा है? ढूंढो, ओपन करके रखो। नहीं कैसे? चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। Zn प्लस H2SO4 ये बना दिया ZnSO4 प्लस H2। ये कौन सी अपक्रिया है? देखो, जिंक जो है ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर, नहीं नीचे है। H2SO4 इसने क्या किया? जिंक को इसकी जगह से प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है,
वैसे लेकिन ये Zn जो है ये ज्यादा क्रियाशील है। Zn क्या है? ज्यादा क्रियाशील, ठीक है। H2 से Zn क्या है? इससे कम क्रियाशील कौन होता है? कॉपर होता है। इससे कम क्रियाशील और कौन होता है? चांदी होती है, Ag और Au। इनसे कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। ये कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया। कौन सी? विस्थापन अपक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अपक्रिया है? तो इनमें से कौन सी है जो दहन अपक्रिया है? देखो, दहन अपक्रिया होगी तो उसमें ऊष्मा एवं क्या निकलेगा? प्रकाश। तो ऊष्मा और प्रकाश सिर्फ एक ही ऑप्शन पे है। कहां पर? सी ऑप्शन पे। तो ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना है। अगला क्वेश्चन देखो, BaCl2 प्लस Na2SO4 ये बना दिया BaSO4। देखो ये जो Ba है ये किसके साथ जुड़ गया? SO4 के साथ। और जो ये Cl2 था ये किसके साथ जुड़ गया? Na2 के। तो इन्होंने अपने आयन की अदला बदली कर ली। यही अभी पीछे हम पढ़ के आए थे। तो देखो यहां NaCl मिलकर बना दिए NaCl, और यहां SO4 और Ba मिलकर क्या बना दिए? BaSO4। तो इन्होंने आपस में आयन की अदला बदली कर ली है। तो ये कौन सी अपक्रिया है? द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी है? द्विविस्थापन। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl ये अभी हमने पढ़ा है, लेकिन अब इसमें ऑप्शन नहीं है। कौन सा? अब इसमें कहीं नहीं लिखा है वो ऑप्शन द्विविस्थापन। तो इसका एक और नाम होता है क्या? अवक्षेपण अपक्रिया। सेम वही है, लेकिन इसमें देखो ये लिख गया ना जलीय विलयन है, और ये हमको BaSO4 का जो है ठोस विलयन प्राप्त होगा, इसका जलीय विलयन। तो इससे समझ गए हम कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? अवक्षेपण। अगर ये ना होता तो क्या दिया होता? द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है। दी गई अपक्रिया में अपचायक है, तो इसमें से कौन सा अपचायक है? तो अपचायक का मतलब होता है इसमें किसके साथ या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन हट जाए। तो देखो H2S लिखा है, इसका अपचयन हुआ है और ये क्या बन गया है? 3S। अपचायक के रूप में कौन सा कार्य कर रहा है? H2S। निम्नलिखित अपक्रियाओं में ऊष्मा शोषी अपक्रिया कौन सी है? इसमें आपको बताना है कौन सी अपक्रिया ऊष्मा शोषी है। ये तो कंफर्म है होगा, यानी थर्ड ऑप्शन किसमें है? नहीं, ये कैसे होगा? शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। जब ठोस से डायरेक्ट द्रव बन जाए, ठोस से क्या बन जाए? द्रव, ओ सॉरी गैस। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ये भी हो सकता है। और जल का वाष्प में परिवर्तन। जल का किसमें परिवर्तन? वाष्प में। तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब दो ऑप्शन ये कौन से हैं? दूसरा और चौथा। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्प में परिवर्तन। तो ये ऑप्शन कहां है? डी पे। नेक्स्ट देखो, रासायनिक अपक्रिया 2FeCl2 प्लस 2H2O और प्लस Y ये मिलकर FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y क्या है? तो यहां Y के स्थान पर हमें लाना है। देखो अब यहां पर देखते हैं, इनको मिलाते हैं कि बराबर कैसे होंगे। FeCl2 ये लिखा है, FeCl2 ये लिखा है, 2 मोल्स यहां लिखे, 2 मोल्स यहां लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर Cl2 हो गया, यहां पर Cl ज्यादा है, यानी ऊपर Cl रहा होगा, लेकिन वो तो दिया नहीं है भाई। Cl3 था, सॉरी, यहां क्या था? Cl3। तो एक Cl बचा है, यानी यह जो एक Cl है इससे कोई लेना देना नहीं है। ये यहां पर लिखा है, इनका काम खत्म। ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, इसका काम खत्म। अब 2H2 यानी H कितने हैं? 4। 2 यहां बैठे हुए हैं, 2 यहां, 4 हो गए। H का काम भी क्या हो गया? खत्म। O कितने हैं यहां? 4। यहां O कितने हैं? 2। तो O 2 होंगे, ये तो पता है O 2 होंगे।
और एक क्या बचेगा, S, तो S यानी SO2 यहां भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, SO2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित अपक्रिया एक उदाहरण है। यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है, आपको बताना है। चलिए बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से। ये कौन सा है, देखो NH3 है और ये बन गया NO, यहां ऑक्सीजन जुड़ गया है। यहां आप यही कह सकते हैं ऑक्सीजन क्या है, जुड़ गया है। और इसने इसको यहां से प्रतिस्थापित भी कर दिया है, यानी दो अपक्रियाएं होंगी। एक तो क्या हो गया, विस्थापन अपक्रिया, ये तो कंफर्म है विस्थापन। और दूसरा ऑक्सीजन का जुड़ना, ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण, यानी ये रेडॉक्स अपक्रिया भी है क्योंकि ऑक्सीकरण कहीं दिया नहीं है। तो ये फर्स्ट और थर्ड, सी ऑप्शन। निम्नलिखित अपक्रिया उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, एक तत्व है, यह दो तत्वों में टूट गया। अगर एक तत्व एक या अधिक तत्वों में टूट जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अपघटन अपक्रिया। और यही उल्टा लिख दो, इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, तो क्या बन जाती थी, संयोजन अपक्रिया। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर अगर एक नया तत्व बना दे तो संयोजन अपक्रिया। और जब एक तत्व दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाए तो उसे क्या बोलते थे, अपघटन अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया CuSO4 प्लस Fe, ये बनाता है FeSO4 प्लस Cu। देखो Fe ज्यादा क्रियाशील तत्व है, Fe क्या है, ज्यादा क्रियाशील तत्व। किससे, कॉपर से। ये कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा, वो कहेगा भगो यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, मैं इसके साथ बैठूंगा। तो इसने इसको यहां से हटा दिया, ये विस्थापन अपक्रिया है। क्या है, विस्थापन। अगला देखो, निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखो यहां पर क्या है, Ca, यहां नहीं है, ये तो कंफर्म है कि यहां क्या होगा, Ca। ये तो दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देखेगा Ca। अब देखो यहां CO2 है, यहां CO3 है, CO3 है, तो एक O यहां बचा, CO2 था यहां पर, तो यहां CO3 है, तो एक O बचा और ये H2O बचा, H2O। तो O भी दो चाहिए, H भी दो चाहिए, Ca चाहिए। तो यहां देखो O भी दो है, H भी दो है और Ca है, तो ये ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 16 नंबर देखिए, को गर्म करने पर O2 प्राप्त होती है। इसका तो ऑप्शन भी लिखा है, इसको क्या बोलते थे बताओ, इसका हिंदी में नाम लिख के बताओ जल्दी से। लेड नाइट्रेट, क्या बोलते थे, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। सी ऑप्शन इसका सही है, इसमें आंसर लिखा है लेड नाइट्रेट है ये। ठीक है, अवक्षेपण अपक्रिया अभी हमने बताया था, इनमें से कौन सी अपक्रिया अवक्षेपण है, ये अभी आपने थोड़ी देर पढ़ा था पहले, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl। अगला देखो, संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है, कार्बन का वायु में जलना, यही है C+O2, ये क्या बना देगा, CO2, C+O2 CO2, तो कार्बन का वायु में जलना। अगला क्वेश्चन देखो, अपक्रिया Zn प्लस CuO, Zn ने इसको अपनी जगह से भगा दिया, Cu को बोला भगो यहां से। अब इसने जब इसको भगा दिया, लेकिन इसमें ऐसा हमें अपक्रिया नहीं पूछी गई, हमें और कुछ पूछा गया। देखो Zn के साथ क्या जुड़ गया, O, और किसी अपक्रिया में O का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके साथ O था, ये भाई हट गया है, अगर O हट जाए तो यह क्या कहलाएगा, अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयन। यानी CuO का क्या हो रहा है, अपचयन। तो CuO अपचयित हो रहा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। दिख नहीं रहा, अच्छा ठीक है, ये रेड वाला यूज करें।
ये स्पोडी है क्या कह रहा है? ठीक है। अब क्रिया HCl जली और NaOH जली, ये बना रहा है NaCl और H2O द्रव। अब ये पूछा गया है कौन सी अपक्रिया है। देखो ये HCl क्या है? अम्ल है। आप बोलेंगे क्या है? अम्ल है। और ये प्रबल अम्ल है, और ये प्रबल क्या है? क्षार। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर क्या बना रहे हैं? लवण और जल। याद करो ये कौन सी अपक्रिया होती थी? उदासीनीकरण अपक्रिया। कौन सी? उदासीनीकरण। देखो जब अम्ल, लेकिन ये प्रबल होना चाहिए, और प्रबल क्षार मिलकर क्या बना दे? लवण और जल। लवण और जल, तो इसे बोलते थे बच्चों उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया। देखो चलो, इसका आंसर आप लोगों के लिए छोड़ते हैं कि आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप लोग बताएंगे बाद में क्या होगा। चलिए, ये पहला चैप्टर होता है समाप्त। अब हम लोग आते हैं दूसरे चैप्टर पे। देखो आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। चलिए बताइए क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। देखो CaSO4 इंटू 3H2O आपने पढ़ा ही नहीं है। 2H2O ये होता है जिप्सम का सूत्र। किसका होता है? जिप्सम का। CaSO4 इंटू H2 ये नहीं होता है। हाँ ये हाफ H2O होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद भी करवाए देता हूं मैं आपको। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब पेरिस हमें जानना है, तो पेरिस जाने के लिए मुझे चाहिए कैस। अब मैं साथ में आपको याद करवाता चलूंगा। पेरिस जाना है तो हमें क्या चाहिए? कैस। बच्चों ये लिखा है कैस। अब कैस कितना चाहिए? तो ये देखो लिखा है इसमें ऑफ। ऑफ को पढ़िए हाफ। ऑफ हाफ। और घर वाले जब पैसे देंगे तो बोलेंगे पानी में मत बहाना, पानी में मत बहाना, तो H2O। तो कै क्या चाहिए? कैस। कितना चाहिए? हाफ। और बोलेंगे पानी में नहीं बहाना है, तो कैस हाफ H2O। आप क्लियर कर लेंगे इसको, अब ये नहीं भूलेगा आपको। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7। अब इसमें मैं 2-3 और बता देता हूं। नींबू का अगर पीएच मान पूछे तो 2.8। कैसे? आप अगर 10 रुपए के बाजार जाएंगे, नींबू बोलेंगे 10 रुपए के नींबू ले देने, ओ सॉरी 4 होगा, 2.4। 10 रुपए के अगर आप बाजार जाए नींबू मांगेंगे, 2-4 नींबू दे देगा। कितने दे देगा? 2-4 नींबू। अगर यही मैं पूछूं सिरका, तो सिरका विनेगर, सिरके कितने भाग होते हैं? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो नींबू का 2.4, सिरका सिर कितने भाग होते हैं? 3। इसी तरह मैं मिल्क का पूछो, दूध, तो दूध पियोगे ताकत आएगी। आप किसी दुश्मन के छक्के छुड़ा दोगे, छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना 6.6। इसी तरह मैं ब्लड का पूछूं, रक्त का, तो रक्त से हमें चाहत होती है। रक्त से क्या होती है बच्चों? चाहत। चाहत 74, चाहत 74, तो 7.4 हो गया। लार, लार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सलाइवा, सलाइवा। अब इसको मैं अगर टी बना दूं तो ये लिख गया 7, और ये रोमन अंक में देखिए कितना लिखा है? 4, तो इसका मान भी हो गया 7.4। इसी तरह मैं 1-2 और बात कर लेता हूं, जैसे समुद्री जल, समुद्री जल। तो छोटे बच्चे से पूछो तो समुद्र कैसा है, तो बोलेगा चौड़ा है, चौड़ा, चौरा, चौरा, चौरा है। चौरा से क्या याद हो गया? 84, यानी 8.4। ये समुद्री जल का पीएच मान हो गया। तो इतने काफी, आगे मैं और बताता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेड नाइट्रेट का सूत्र। अभी हमने पीछे इसका डिस्कशन किया था। PbNO3 का होल ट्वाइज कौन सा है? ऑप्शन ये बी नंबर है। देखो ये दिख ना रहा हो, PbNO3 का होल ट्वाइज, PbNO3 का होल ट्वाइज।
PbNO3 का होल ट्वाइज। इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट, देखो 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड, देखो ये क्लोराइड है तो Cl है, ऑक्साइड होगा तो O होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट है, MO हो जाएगा। देखो ये क्लोराइड है तो Cl है, ऑक्साइड है तो O हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो इसमें पहले स्टिक लगे थे क्या? अच्छा, Na2CO3 इंटू 10H2O, मैं इधर लिख देता हूं Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धावन सोडा का सूत्र है। किसका है? धावन सोडा का। ये सी ऑप्शन सही है। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। याद कैसे करेंगे? देखो ये धोने का काम करता है। किसका? धोने का। कोई चीज धोने, कपड़े धोने के लिए देंगे, कौन देंगे? लालू प्रसाद यादव, तो वो अपनी वाइफ से बोलेंगे Na कपरवा का, Na कपरवा का 10 बाल्टी पानी से धो, Na कपरवा का 10 बाल्टी पानी से धो। तो Na से देखो बच्चों Na हो गया, कपरवा CO हो गया, 10 बाल्टी और ये जल का सूत्र है, तो Na कपरवा को 10 बाल्टी पानी से धो, ठीक है। Na कपरवा को 10 बाल्टी पानी से धो, ओके। Na कपरवा को 10 बाल्टी पानी से धो, याद हो जाएगा। अब देखो अगला, यार ये कैसे ऑप्शन है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से क्रिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, इसकी क्रिया करवाना है किससे? Zn से। तो Zn इससे ज्यादा क्रियाशील है, तो ये इसकी जगह बैठ जाएगा, तो ये बना देगा क्या? ZnSO4 प्लस H2, तो H2 क्या हो गया इससे बाहर। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जस्ता चूर्ण से करवाएंगे तो जस्ता यानी जिंक ज्यादा क्रियाशील है, ये हाइड्रोजन को इसकी जगह से क्या कर देगा? प्रतिस्थापित। एक विलियन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, इस विलियन का पीला पीला नहीं भाई, पीएच मान क्या निकालना है? पीएच मान। देखो दो वर्ड याद रखना, आ नीला, भूल जाते हो ना इसलिए, और एक याद रखना छालानी, आ नीला छालानी। आ का मतलब आ नीला, अम्ल नीले को लाल कर देता है, अम्ल नीले को लाल करेगा और क्षार लाल को नीला करेगा। यहां देखो बोला गया है लाल लिटमस को नीला, लाल को नीला, लाल को नीला कौन करेगा? क्षार। तो क्षार का पीएच मान बच्चों 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा। अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 7 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, कौन सा? डी। तो ये याद रखना, अम्ल नीले को लाल करेगा, क्षार लाल को नीला करेगा। और ये याद रखना एक कि अगर पीएच मान 7 हुआ तो ये विलयन उदासीन होगा, और अगर पीएच मान 7 से क्या हुआ? ज्यादा, तो ये क्या होगा? क्षार होगा, और 7 से कम हुआ तो क्या होगा? अम्ल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मेथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देगा? तो मेथिल ऑरेंज के साथ जो अम्ल होगा वो लाल रंग देगा। अब ये क्या है? क्षार। ये क्या है? लवण। तो ये ऑप्शन तुरंत काट दीजिए। अब इसमें अम्ल एक ही है, H2SO4। मेथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग कौन देता है? अम्ल। अम्ल एक ही ऑप्शन में था, बी। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है क्या यार? सब में विकल्प में लगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ये अभी हम लोग कर चुके हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम ये होता है सोडियम कार्बोनेट। अगर यही बेकिंग सोडा यानी खाने के सोडा को पूछ लिया जाए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट।
अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसका सोडियम कार्बोनेट, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, भूल जाते हैं किसका कौन सा होता है। देखो ये बेकिंग सोडा को ही बोलते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा। याद होगा आपको, खाने के बाद क्या बोला जाता है, बाय। खाने के बाद क्या बोला जाता है, बाय। तो इसमें बाई होगा। और इसमें ये खाना थोड़ी ना, इसको धोना है। खाने के बाद बाय बोलेंगे तो उसमें बाय होगा। ब्लीचिंग पाउडर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, बिरंजक चूर्ण, बिरंजक चूर्ण। अब इसको याद कैसे करेंगे, तुमको चूर्ण चूर्ण कर देंगे। कैसे, का ओ कल तू बहु भौकाल मारत रहे, का ओ कल तू बहु भौकाल मारत रहे, कात रहे चूड़ चूड़ कर दे अब हम तुमका। तो का ओ, सीए का मतलब का ओ, कल तू, का ओ कल तू, का ओ कल तू बड़ा भौकाल मारत रहे, कहत रहे मैं तही का चूड़ चूड़ कर दिया हूं ना। तो का ओ कल तू। अगला देखो बच्चों क्या है, उदासीनीकरण अपक्रिया इनमें से किसके मध्य होती है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। अम्ल अम्ल है, हटा दो। क्षार क्षार है, हटा दो। अम्ल जल है, हटा दो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अम्ल और क्षार के मध्य, और ये बनाते क्या हैं, लवण और जल। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा, उदासीनीकरण अपक्रिया। धावन सोडा, अभी आपने पढ़ा धावन सोडा, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो धावन सोडा, इसका पीएच मान जो है 7 से क्या होता है, ज्यादा। और अगर 7 से ज्यादा है तो मतलब क्या है, क्षारी। ये क्षारी प्रवृत्ति का होता है। दुर्बल अम्ल HCN, चलो यहीं पर बता देता हूं, HCN कौन सा ऑप्शन है, बी। ये दुर्बल अम्ल है, और इसको बोल सकते हैं हम HCl। और ये प्रबल अम्ल है, क्या है, प्रबल अम्ल। ये है दुर्बल अम्ल। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रबल क्षार, तो आपको या तो KOH मिलेगा या फिर NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये याद रखना, ये प्रबल क्षार है, ये मत सोचना ये दुर्बल है ये प्रबल है, ये दोनों प्रबल क्षार है। क्षार की विलयन का पीएच मान, अगर कोई विलयन क्षार है तो क्षारी विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है, ज्यादा। अम्लीय का 7 से कम। उदासीन हुआ आप लोगों की तरह तो फिर क्या होगा, 7। एक विलयन से हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1×10⁻⁻12 है। 1×10⁻12। मैं इसको ट्रिक से बता देता हूं आपको कैसे करना है, बस ये पढ़िए। अगर यहां हाइड्रोक्साइड लिखा है तो ये जो घात है इसको 14 माइनस कर दीजिए, 14 - 12, ये आ जाएगा 2। लेकिन ये हमेशा प्लस का आएगा। यहां पर 14 जो होते हैं, यहां पर जो अगर ये माइनस का लिखा है तो हमेशा आंसर प्लस का आएगा, ये प्लस का लिखा है तो माइनस का आएगा। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां हाइड्रोक्साइड ना हो, यहां हाइड्रोजन आयन लिखा होता, क्या लिखा होता, हाइड्रोजन आयन, तो ये जितनी घात लिखी होती, मान लो ये 1×10⁻⁻4 लिखा है तो आंसर आपका 4 आ जाता। अगर यहां हाइड्रोजन आयन लिखा है तो जितनी घात लिखी हूं वही लिख दीजिए, क्योंकि आप अब ये फार्मूला लगाएंगे, लॉग पीएच जो होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन। अब इससे सॉल्व करेंगे, इससे अच्छा है कि आप ऐसे कर ले, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन है, क्या है, अम्लीय है, क्षारकीय है, उदासीन है, उभयधर्मी। तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। और ये जो दोनों हैं यही अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। तो ये कैसा विलयन है, अम्लीय है। निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है, तो जहां हमको H मिल जाए, ये क्या है, लवण। ये है ये NaHSO4, Na2SO4 नहीं, KCN। अम्लीय लवण हमें ढूंढना था, अम्ल नहीं ढूंढना था, ठीक है।
अम्लीय लवण NaHSO4। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन है, कैसा है? अगर 7 से कम हुआ, 7 से क्या हुआ, कम, तो यह अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय। इसका आंसर बताइए। अब देखो यही क्वेश्चन को मैंने बोला था ना, एक विलयन से हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की पावर -9 मोल है। अगर हाइड्रोजन आयन बोला है तो हमने बोला था जो ये घात लिखी हो ये 10 की पावर -9 है, तो जो घात लिखी वही आंसर होगा। लेकिन याद रखना अगर घात माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस पे मत लगाया ना। ए। अगला देखो, अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा 7 से कम। कहां है? सी ऑप्शन। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है? अभी इस क्वेश्चन को किया था, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बेटा जो पानी लेकर आओ। नीचे को झुक के जाओ, पानी लेकर आओ, बहुत तेज प्यास लगी। बस बस बस। ओके ठीक है, चलिए। ये क्या था? NaHSO4, अम्लीय लवण। और ये जो KCN है ये अम्लीय है लेकिन लवण नहीं है, तो NaHSO4। और KCN याद है आपको? SCN, सॉरी, SCN अम्लीय होता है क्या? SCN। अगला है, शून्य पीएच वाला विलयन होता है। देखो 7 से छोटा कोई भी हो, 7 से छोटा कोई भी हो वो हमेशा क्या होगा? अम्लीय। 7 से छोटा जो होगा वो कैसा होगा? अम्लीय। अब इसमें बोला गया है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। यदि अम्ल और क्षार को मिला दें तो क्या प्राप्त होगा? अम्ल और क्षार को यदि मिला दिया जाए तो क्या मिलेगा? आप बोलेंगे लवण और जल। अगर अम्ल और क्षार की अपक्रिया करवाई जाती है तो मिलता है लवण और जल। एक अम्ल ले लीजिए HCl, क्षार ले लीजिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहां से बनेगा NaCl प्लस H2O। ये क्या है? लवण। ये क्या है? अम्ल। ये क्या है? क्षार। और ये बाहर क्या निकल गया? जल। इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। इसमें क्या बोला गया? हाइड्रोजन आयन की प्रकृति है। अगर हाइड्रोजन प्लस लिखा है मतलब अम्लीय, और अगर OH माइनस लिखा है तो इसका मतलब होता है क्षारीय। अगर OH है जैसे KOH, NaOH, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइज, ये सब कैसे हैं? क्षार हैं। ये क्या है? क्षार। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है। धावन सोडा का पहले तो सूत्र लिखिए, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये धावन सोडा है जिसको आप क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसमें देखो कितने हैं जल के मोल्स? 10। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो यहां मैथ तो है नहीं कि मैं 10 घंटे समझाऊंगा, आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जहां समझाने लायक होता है बता देता हूं। उदासीन घोल का पीएच मान, उदासीन घोल का पीएच मान 7। अम्ल होगा 7 से कम होगा, क्षार होगा 7 से ज्यादा होगा। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन, पीएच 8.5 मान वाला विलयन है, 7 से ज्यादा है तो क्या होगा? क्षारीय। 7 से ज्यादा है तो क्या होगा? क्षारीय। कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला।
कैल्शियम है, Ca चाहिए। अब देखो Ca तो सब जगह लिखा है, लेकिन ये नहीं होगा। अब इसमें कौन सा होगा? CaNO3 का होल ट्वाइज, ऑप्शन बी CaNO3 का होल ट्वाइज। कैल्शियम नाइट्रेट था एक, याद कीजिए, इसी तरह का और था, रुको, PbNO3 का होल ट्वाइज। लेड नाइट्रेट, क्या लेड नाइट्रेट, ये क्या था? कैल्शियम नाइट्रेट। तो बस यहां Ca लगा देते हैं, एक अगर याद कर लेंगे तो बार बार रटना नहीं पड़ेगा। फिर से आ गया, देखो अब की बार बेकिंग सोडा है, पिछली बार क्या था? खाने का धावन सोडा। इस बार क्या है? बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। तो ये क्या होता है? देखो याद करो, Na खाना। ये देखो चूल्हा नहीं लग रहा आपको घर वाला, जो क्या बोलते हैं गैस चूल्हा, इधर दाल पकाओ, इधर चौर पकाओ। तो Na खाना को 3 बार पकाइए। Na इसमें क्या पकाना है? खाना। और ये लिखा को, और ये लिखा 3। Na खाना को 3 बार पकाइए। Na खाना को 3 बार पकाइए। Na खाना को 3 बार पकाइए। मैं ओपन करूं, Na खाना को 3 बार पकाइए। वॉइस धीरे करो भाई इसकी, नोटिफिकेशन बहुत है। प्रबल बेस है, देखो इसीलिए कहते हैं कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ लिया करो। बेस का मतलब होता है बेटा क्षार, और एसिड का मतलब होता है अम्ल। अब जिसने ये पढ़ा नहीं तो वो प्रबल बेस पता नहीं। अभी हमने शुरुआत में ही आपको बताया था 2 ऑप्शन, एक NaOH, एक KOH। अब इसमें KOH तो कहीं नहीं है, क्या है? NaOH। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये दोनों प्रबल क्षार होते हैं। पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। कितना होता है? 7, ज्यादा नहीं। COCl2 का प्रचलित नाम है काओकल-2, याद करवाया था अभी, काओकल-2। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। इसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसको याद कर लो। काओकल-2 बहुभौकाल मात्रा है। अम्ल वर्षा में जल का pH मान बताओ। अम्लीय वर्षा है तो 5.6 से अधिक तो भाई कुछ भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। 7 उदासीन का होता है, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? बी। नहीं भी पता होगा तो ऐसे ऑप्शन दिए गए थे जिससे आप इनके साथ खिलवाड़ कर सकते। तो ये चैप्टर भी होता है बच्चों कंप्लीट। 2 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए, और मुझे लगता है बहुत ही कम 38 मिनट में कर लिए। सोचो 2 चैप्टर और बचे हुए हैं। अब देखो इस चैप्टर में थोड़ा सुन लीजिए। टोटल 118 तत्व हैं पृथ्वी पर। कितने? 118। इसमें कुछ क्या है? धातु, कुछ क्या है? अधातु, और कुछ क्या है? उपधातु। ये कितनी है? तो धातुओं की संख्या 91, अधातु 20 है, और 7 क्या है? उपधातु। ये जो 7 उपधातु हैं इन्हें रट लीजिए, कम से कम 3-4 तो रट लीजिए। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, इनको तो याद ही रखना है, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है। पोलेनियम, ये भी होता है, आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलेनियम। तो एंटीमनी क्या है? उपधातु। एंटीमनी क्या है? उपधातु। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो देखो, जो हाइड्रोजन के ऊपर, सक्रियता श्रेणी याद कीजिए, जो हाइड्रोजन के ऊपर रखी होंगी ये बाहर निकाल देंगे। जैसे सबसे ऊपर कौन है? के है। इसके नीचे कौन है? Na है। फिर कौन है? Al है। तो ये जितनी धातुएं ऊपर रखी हैं ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। इनके नीचे कौन रखा है? Cu।
कॉपर रखा है। इनके नीचे और कौन रखा है? कॉपर किसको बोलते हैं हिंदी में? तांबा। कॉपर तांबा होता है ना, ठीक है। और क्या रखा है? एयू सोना, एजी चांदी और एचजी पारा। ये चारों धातुएं इसको विस्थापित नहीं करेंगी। तो देखो ये तो नहीं करेगा, तांबा, सोना भी नहीं करेगा, एल्यूमिनियम पोटेशियम दोनों कर देंगे। लेकिन अब इनमें से ज्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम। तो सी ऑप्शन होगा। ये दोनों कर सकते हैं, ये याद रखना, लेकिन इनमें ज्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम, क्योंकि ये सबसे ऊपर बैठा हुआ है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, क्लोरीन अणु में उपस्थित आबंध। हमें पता है क्या होते हैं क्लोरीन अणु में? आयनिक बंध, एकल सहसंयोजक आबंध। ये एकल सहसंयोजक आबंध देखो कैसे, आपने Cl2 लिखा, अब Cl और Cl इनके बीच बनाना है, तो ये होगा 287, ये भी होगा 287। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। इसको भी कितने चाहिए? एक। तो इनके बीच क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। तो क्या बनेगा? एक सहसंयोजक आबंध, एक सहसंयोजक आबंध, सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे ये, ठीक है। स्ट्रक्चर बना के अब इतना टाइम नहीं है। अब देखो अगला, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से निकलने वाली गैस, जिंक चूर्ण Zn, और इसकी क्रिया करवाना है H2SO4 से। तो देखो क्या होगा, H2 जो है ये जिंक से कहां रखा हुआ है? ऊपर। तो जिंक इसको हटा देगा, यहां क्या बन जाएगा? ZnSO4, और बाहर क्या निकल जाएगा? H2। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन पहले बहुत फेवरेट था इसका, हर एग्जाम में पूछा जाता था जो कॉम्पिटिटिव होते थे लगभग। एनटीपी पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु पूछा है। अधातु क्या होती है? ब्रोमीन। कहां है? बी ऑप्शन में। अगर यही पूछ लिया जाए ऐसी धातु कौन होती है जो द्रव रूप में पाई जाती है, द्रव धातु, तो ये हो जाएगा आंसर आपका पारा, Hg, ठीक है। ये याद रखना, धातु अगर द्रव पूछी जाए तो पारा, अधातु अगर द्रव पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत का बनना कहलाता है एनोडिंग कहलाता है। और भाई ये श्रृंखलन गलत लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत का बनना एनोडिंग कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? एनोडिंग। इनमें से धातु कौन सी है? देखो बोरान ये धातु नहीं होती, लिथियम धातु है। लिथियम क्या है? धातु। लिथियम धातु है। अब ये क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत सक्रियता श्रेणी। बोरान धातु नहीं है, सिलिकॉन धातु नहीं है, कार्बन धातु नहीं है, धातु सिर्फ कौन सी है? लिथियम। और ये अगर उपधातु पढ़े होते तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर लेते इसको। अब फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, सक्रियता श्रेणी इसके लिए बहुत पढ़ी है इस चैप्टर में। ठंडे तनु अम्ल से साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनती है, सिलिका, कॉपर, जस्ता। अब देखो सिलिका ये तो धातु ही नहीं, हटा दो इसको। कॉपर, जस्ता कार्बन है, कार्बन तो धातु नहीं है, इसको भी हटा दो। कॉपर धातु है और जस्ता, जस्ता का मतलब जिंक और कॉपर का मतलब Cu। Cu हाइड्रोजन के नीचे रखा है, सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन के नीचे रखा है वो हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा भाई। नीचे वाला आदमी ऊपर बैठे आदमी को कैसे हटा सकता है? ऊपर वाला नीचे वाले को धक्का मार के हटा सकता है, तो क्या हो जाएगा? जस्ता। इसीलिए कहते हैं सक्रियता श्रेणी याद कर लो। अब पूछा गया है अधातु क्या है, अभी ये ना पूछने 20 थे ना लगाया ना। पोटेशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, सोडियम, फ्लोरीन गैस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये क्या है? गैस। तो अगर ये गैस है फ्लोरीन, फ्लोरीन, तो गैस जितनी होती है वो किस में आती है? अधातुओं में। तो फ्लोरीन क्या है? अधातु है।
फिर से देखो ये वही क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो चुका है। ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस लोहा बनाएगा, कॉपर नहीं बनाएगा, ये नीचे रखा है। कार्बन नहीं बनाएगा, लोहा भी बनाएगा, सोडियम भी बनाएगा। भाई साहब 2 ऑप्शन कैसे सही? तो फिर मैंने बोला प्रायोरिटी आप उसको दें जो सबसे ऊपर रखा हो। सबसे ऊपर कौन है? के नीचे कौन है? Na के नीचे कौन है? Al। फिर क्या है? कैल्शियम। इनको प्रायोरिटी दें। इनके नीचे लोहा है Fe, तो सबसे ऊपर के, फिर Na, तो Na मिल गया, देखो सोडियम मिल गया। तो याद रखें कि अगर 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं तो प्रायोरिटी उसको देनी है जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? कुचालक का मतलब जिसमें ऊष्मा नहीं जाएगी। अब बताओ इनमें से कौन सा है? मरकरी, ये तो होता है पारा, इसको बोलते हैं Hg। मिश्र धातुएं होती हैं, ऊष्मा की अच्छी कुचालक होती हैं। लेड, सीसा में भाई करंट नहीं आता है, वो सॉरी ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। लोहा में होता है, लोहा को एक बार देखिए, आगे वाला हिस्सा गर्म करें, पीछे वाला अपने आप हो जाएगा गर्म। इसीलिए वो देखा होगा क्या, घर पे जो कुकर होता है उसमें एक हत्था चढ़ा होता है कुचालक का। निम्नलिखित में कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी? मैग्नीशियम भी करेगी और जिंक भी करेगी। अब कॉपर Hg तो ये वैसे ही काट देना है, तो Mg भी कर देगा और Zn भी कर देगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है? इसमें से कौन सी है जो करेगी? कौन सी करेगी? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसमें हमने बोला था सबसे ऊपर वाली देखो, जो सबसे ऊपर रखे हैं कौन से? सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम। कॉपर नहीं करेगा, ये तो पहले से पता है। लोहा करेगा, मैग्नीशियम भी करेगा, जिंक भी करेगा, सोडियम भी करेगा और कैल्शियम। तो इसमें सबसे ऊपर जो रखे हैं उनको देखिए। ये अब काफी बच्चे सोचेंगे इसमें ऐसा तो नहीं है कि ना करने वाला लिखा हो, कहे से ना करने वाला बस एक ही है। फिर वही क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? बताओ। कॉपर नहीं करेगी, बस ये इस तरह क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी। कॉपर बस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यह हाइड्रोजन के कहां रखा हुआ है? नीचे। कहां रखा हुआ है? नीचे। ओके। अगला क्वेश्चन, इनमें बोला गया है निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है? इसमें आपको बताना है कौन सा तत्व धातु है। अब धातु कौन सा है? देखो, पी होता है फास्फोरस, H हीलियन, S सल्फर। ना तो सल्फर है, ना हीलियन गैस होती, फास्फोरस ये भी नहीं है, लिथियम होती है। ठीक है, अगर ये आपने पढ़ा हो पहले ही में होता है हलीना की रब से फरियाद, हलीना का करस फसफर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप राजी। इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर जितनी ये लिखी हैं सब धातुएं हैं। और ये कौन सी धातुएं? क्षारीय धातुएं। और ये जो लिखी हैं ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। ठीक है, इनको एल्कोली मेटल बोलते हैं, इनको एल्कोली अर्थ मेटल बोलते हैं। इनको याद रखना, ये धातुएं हैं। फफोलेदार कॉपर 98% शुद्ध होता है और 2% अशुद्ध होता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, फफोलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा, मतलब शुद्ध कितना कॉपर मिलेगा? 98। अगर इसमें अशुद्धि पूछता, अशुद्धि, तो अशुद्धि जो होती है वो 2% होती है। दोनों याद रखना, दोनों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो फिर से आ गया वही क्वेश्चन। फफोलेदार कॉपर है, देखो ये ऑप्शन डी, 2% अशुद्धियों सहित कॉपर, जिसमें 2% अशुद्धियां होती। ये कॉपर में Cu2S और FeS कहां करेगा? देखो, कॉपर मिट में मुख्यतः होता है तो Cu2S और FeS, Cu2S है। ठीक, कॉपर ग्लांस और FeS,
अब ये देखो फिर से प्रश्न वही आ गया जो हमने पीछे बताया। कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र अभी बताया क्या है, कौन सा, Cu2S। परावर्तनी भट्ठी प्रयुक्त होती है, देखो दो चीजें आप पढ़ेंगे, क्या, भर्जन और निस्तापन। एक आपने सुनी होगी वात्या भट्ठी, एक सुनी होगी परावर्तनी भट्ठी, एक सुना होगा बेसेमरक परिवर्तक, अगर आपने पढ़ा होगा। तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो छोटी वाली जो है, छोटा नाम है छोटे वाले के साथ, बड़ा नाम है बड़ा वाले के साथ। तो निस्तापन किस में होगा, ओए भाई साहब कहां चला गया, परावर्तनी भट्ठी में। किस में होगा, परावर्तनी भट्ठी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। कॉपर का अयस्क है Cu2S, अभी पढ़ा था। ये तो कॉपर ऑक्साइड है, तो कैसे हो जाएगा, Cu2O है। कॉपर जो है या ऑक्साइड के रूप में नहीं पाया जाता, ये सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, ये याद रखना। अगर ये याद होता तो आप इसको कभी भूलेंगे ही नहीं। तो कॉपर किस रूप में पाया जाता है, सल्फाइड के रूप में। ठीक है, कॉपर किस रूप में पाया जाता है, सल्फाइड के रूप में। ये O होगा ही नहीं, देखो यहां भी O है तो इसको ऐसे काट सकते थे। कॉपर पाइराइट CuFeS2 कौन सा है, कॉपर पाइराइट CuFeS2, CuFeS2, इसका फार्मूला क्या होगा, CuFeS2। ओके भाई, मैं जवाब नहीं देने वाला, मैं कमेंट आपके कभी कभी देख लेता हूं। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में पारा एक तत्व है। अब देखो इसमें से कौन सा है। तो देखो जब जिंक हमें अलग करनी होती है हम तो इसमें पारा मिला देते हैं, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। स्टेनलेस स्टील याद रखना, ये जो चाकू नहीं हम घर पे यूज करते हैं वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जंग नहीं लगती। ठीक है, और ये शोल्डर जो है ना, ये टांका है जिससे हम टांका धरवाने जाते हैं ना। जब कोई मान लो जैसे वो हो गया, क्या, मोबाइल खराब हो गया तो वो जो जोड़ता है कहिया लेकर, वह प्रक्रम जिसके द्वारा सिल्वर पर काली परत तथा कॉपर पर हरी परत चढ़ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, संक्षारण। और जंग पर भूरी हो जाती, मतलब लोहे पर भूरी परत, जंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वह प्रक्रम जिस पर सिल्वर जो होगा ये काले कलर का हो जाएगा, देखो होगा काफी दिन अगर सिल्वर पहने रखे हो तो कैसा हो जाता है, काले कलर का। और कॉपर पर हरे कलर के। और अगर यही क्या हुआ, लोहा, तो लोहे पर किस कलर का, भूरे। लाल भी हो सकता है, भूरा होता है वैसे रियल में। तो प्रगलन की क्रिया कॉपर से सिलिका कौन निकालता है, Fe2O3। ये जो ऑक्साइड होगा किसका, लोहे का। तो प्रगलन की क्रिया में कॉपर से सिलिका कौन निकालता है, Fe2O3। चलो इसको मैं याद करवाता हूं, देखो इधर ये लिखा है ब्रॉस, ब्रॉस को बोलते हैं क्या, पीतल। इसको याद रखेंगे आप, पिताजी, पीतल, पीतल से याद करिए पिताजी, पीतल पिताजी, पीतल पिताजी, पिताजी। तो ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक। तो तांबा और जिंक मिलके क्या बनाते हैं, पीतल। कापर और जिंक, कापर और जिंक। अरे भाई ये तो हमसे पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया। तो ये एक मिश्र धातु है, बस ये जानो, दो धातुएं मिलकर दूसरी एक धातु बना रही हैं तो इसे क्या बोलेंगे, मिश्र धातु। ये किससे किससे बना है ये भी याद रखेंगे आप, कापर और जिंक से। एक अभी और प्रश्न आएगा इससे रिलेटेड शायद होगा, ये देखो आ गया, जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है। जैसे आप रोल्ड गोल्ड सुनते हैं, रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड क्या है, नकली सोना। उसी तरह नकली चांदी को बोलते हैं जर्मन सिल्वर। इन दोनों को याद रखिए कि किससे किससे मिलकर बने होते हैं। देखो पहले रोल्ड गोल्ड याद करो, इसको याद करो, कॉपी करने का अलग नियम, कॉपी करने का, कॉपी से हो गया कॉपर,
नियम, कॉपी करने का अलग नियम। देखो रोल्ड गोल्ड है तो ये नकली है, और नकली है तो हम फोटोकॉपी नहीं करवाते, नकली वाली असली वाली देखकर नकली वाली निकलवा लेते हैं। तो ये कॉपी करने के किसी नियम से बनाया गया होगा। तो कॉपी करने का अलग नियम, नियम से बन गया एल्यूमिनियम। कॉपी से कॉपर और नियम से एल्यूमिनियम, कॉपी से कॉपर, नियम से एल्यूमिनियम। तो कॉपर एल्यूमिनियम से क्या बनता है? रोल्ड गोल्ड। जर्मन सिल्वर ये भी नकली वाला है, तो क्या हो जाएगा? जर्मन सिल्वर ये क्या हो जाएगा? देखो ये भी कॉपी किया हुआ है, तो कॉपी किया हुआ नकली सिल्वर, कॉपी से कॉपर, किया हुआ नकली सिल्वर। नकली से बच्चों याद हो गया निकल, नकली से निकल, इसलिए सस्ता होगा, और सस्ता तो जस्ता, सस्ता तो जस्ता। तो कॉपी किया हुआ नकली सिल्वर इसलिए सस्ता होगा। तो कॉपर, निकेल और जिंक, कॉपर कॉपर भी होगा, निकेल भी होगा, जिंक भी होगा, एजी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें एजी, चांदी नहीं होगा। चांदी में चांदी ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? तो पारा नहीं होती, मरकरी ये है पारा, Hg, ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है। तो ये हमने शुरुआत में आपको बताया भी था। अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन, जो द्रव होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? देखो क्रोमियम, हीलियम क्या है? अधातु। हीलियम गैस है, और जितनी भी गैस होती हैं सब क्या होती हैं? अधातु। जितनी भी गैस होती हैं सब क्या होती हैं? अधातु होती हैं। ओके, जितनी भी गैस होंगी सब क्या होंगी? अधातु में। निम्नलिखित में धातुओं के लिए कौन सा सत्य है? धातुएं सदैव सह संयोजक बंध बनाती हैं, यौगिक बनाती हैं? नहीं भाई, कभी कभी नहीं बनाती हैं। तो यही नहीं, सत्य नहीं है, यही पूछा गया था तो यही होगा, ये ऐसा नहीं है। धातुएं धनायन बनाती है, बिल्कुल। धनायन कब बनाती हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, देखा होगा। Na के ऊपर देखो ऐसे क्या लिखा रहता है? प्लस। Na प्लस, Mg के ऊपर प्लस का 2 लगा रहता है, तो ये धनायन बनाती हैं। क्यों? ये दिखा रहे हैं कि हमने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान किया है। ये बोल रहा है हमें 2 इलेक्ट्रॉन दान किया है। कैसे? इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, तो 2 8 2। अब ये लास्ट वाली कक्षक में चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? त्याग। तो इसके ऊपर 2 आ गया। इसका होता है 2 8 1, तो इसके ऊपर कितने आ जाएंगे? 1। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। हाँ, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। क्यों? इनके लास्ट वाली कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होंगे या 3 होंगे। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। हाँ, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, एक को छोड़कर। अगला है कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया निस्तापन होगी कि भर्जन? बताओ जल्दी से, कौन सी होगी? देखो यहां सीमित वायु की मात्रा रखनी है, सीमित वायु। और जहां वायु सीमित हो या अनुपस्थित हो, और जहां ठीक ठाक हो, पर्याप्त मात्रा, वहां भर्जन होता है। जहां सीमित वायु की मात्रा हो या अपर्याप्त हो, तो वो क्या होता है? निस्तापन हो। जहां हो ही ना। दस कौन सा सन होता है बेटा? अरे बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। जो 7 इलेक्ट्रॉनों वाला होगा वो हमेशा अधातु होगा। क्या होगा? अधातु। कैसे? देखो क्लोरीन जानते हैं आप, क्लोरीन 17 होता है, ये होगा 2 8 और 7। 2 8 और 7। देखो लास्ट में कितने हैं? 7। और क्लोरीन एक गैस है, तो ये क्या होगी? आधातु। तो जितने के भी 7 आएंगे, जैसे एक फ्लोरीन भी सुना होगा 9 होता है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 कामा 7, 7 2 9। तो इसमें देखो कितने? तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये जितने भी तत्व हैं, इनके सबके लास्ट में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन।
और ये सब क्या हैं? गैस हैं। क्या हैं? गैस। देखो ये क्या होंगे? अधातु। नींद आ रही क्या? अब देखो, जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? तो बस एक ही ऑप्शन होता है ऐसे प्रश्नों में, कौन सी? हाइड्रोजन। चौथे चैप्टर वाले क्वेश्चन मत पढ़ लेना, नहीं तो वहां कार्बन ही निकलेगा। अमलगम होता है। अमल अमलगम क्या होता है? उपधातु होता है, मिश्र धातु होता है, यौगिक होता है, या बिस्मांगी मिश्रण होता है? तो यह हमेशा क्या होगा? मिश्र धातु। कितने क्वेश्चन है इसमें? नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में द्विबंध होगा कि त्रिबंध होगा? 3 होगा। देखो कैसे। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु का मतलब N2। अब N और N के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी? देखो इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 2,5 होंगे। इसमें भी 2,5 होंगे। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है? 3। इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यकता कितनी है? 3। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, 3 3, ये आपस में साझेदारी कर लेंगे, तो इनके बीच कौन सा बंध आएगा? त्रिबंध। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। अरे भाई क्वेश्चन मुझे ऐसे बताने होते, मैं अभी तक का खत्म कर चुका होता 2 बार। साधारण ताप पर द्रव धातु है, कितनी बार पूछेगा भाई? कौन है? Hg, पारा। अच्छा उसमें लिखा था, इसमें संकेत दिया था, ऐसा था। निम्न में से क्षारीय धातु है, अभी आपको हमने पढ़ाया था क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी होती थी? याद करो। हलीना का रब कसफर, तो पोटेशियम होगी भाई। ये दोनों सारणी वो जो हमने बनाई थी अभी पीछे, वो दोनों याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? बताइए इसमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? देखो ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड। खत्म हो गए क्या? तो 3 चैप्टर होते हैं खत्म। अब लास्ट चैप्टर आपके लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन भी काफी होंगे। 3 3 6 3 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 14 45 क्वेश्चन है इसमें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम इससे 2 सवाल आएंगे, कभी कभी 3, और कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में। देखो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? देखो 2 तरह के हाइड्रोकार्बन होंगे, एक होगा संतृप्त, क्या होगा? संतृप्त। एक क्या होगा? असंतृप्त। ठीक है, एक संतृप्त एक असंतृप्त। अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है या उसका सूत्र इससे मैच करता है CnH2n+2 से, तो ये कंडीशन अगर हुई, या तो सिंगल बॉन्ड दिख जाए या CnH2n+2, जिसको हम लोग एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड दिखे या ट्रिपल बॉन्ड दिखे, यानी सूत्र हो CnH2n या फिर CnH2n-2, तो ये असंतृप्त होगा। देखो अब ये अगर बवाल लग रहा तो मैं समझाता हूं ऐसे। देखो ये C कितने हैं? 2, H कितने हैं? 6, 2 के दुगुना करो 4, 4 में 2 जोड़ दोगे 6, तो दुगुना से 2 ज्यादा है, 2 के दुगुना 4, 4 में 2 जुड़े हैं 6, यानी ये तो संतृप्त है। 2 के दुगुना 4, सिर्फ दुगुना है, यानी इसमें द्विबंध होगा, यही असंतृप्त है। अब देखो यहाँ ये 1 थे, 1 के दुगुना करो 2, 2 में 2 जोड़ोगे 4, ये तो संतृप्त वाला है। 3 के दुगुना करो 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8, ये संतृप्त है, ये संतृप्त है, और ये भी क्या है? संतृप्त।
अब ये आप भूलेंगे नहीं, बीच में मत पूछने लगना कैसे आया। अब चार, एक देखो, एक प्रश्न में 4 प्रश्न और बना दूंगा इसमें। प्रोपेनल, ये इसी को बोलते हैं प्रोपेनल। देखो ये दोनों एक ही बात है। अब इनको क्या बताएं हम, प्रोपेनल और प्रोपेनल दोनों एक ही बात होती है। अगर कहीं आपको CHO दिख जाए, क्या CHO, OH, ठीक है, CO और COOH, तो इसको बोलते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें जोड़ते हैं ओइक अम्ल, क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल, ठीक है। CHO इसका मतलब होता है ये एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड। और इसमें जोड़ेंगे अल, ये है अल्कोहल, एल्कोहल। और इसमें जोड़ेंगे बच्चों ऑल, अल्कोहल में ऑल, ये क्या है, कीटोन, क्या है, कीटोन। और इसमें जोड़ेंगे बच्चों ओन। याद कर लो, 1 नंबर का प्रोग्राम इधर फिट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। अब देखो इसमें पूछा गया था प्रोपेनल या प्रोपेनल, इसमें से कौन सा होगा, तो देखो इसको पढ़ो, प्रोपेनल, अल, अल, अल कहाँ मिलता है, CHO में, तो कहाँ है CHO, ये ऑप्शन है CHO। इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब इसको IUPAC देखो, C कितने हैं, 2, C कितने हैं, 2, तो 2 में एथ होता है। देखो एक अगर कार्बन हुआ तो मेथ, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप। मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूं, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 ऑक्ट, नॉन डेक। इनके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, इतने याद कर लो बस। मेथ हेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, मेथ हेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। देखो कार्बन यहां गिनो, एक ये है, एक ये है, 2 हो गए। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो बोलेंगे ये तो सर क्रियात्मक समूह वाला है, इसको क्यों जोड़ रहे हो, तो ये कार्बन नहीं है क्या, कार्बन तो है ना। तो कार्बन कितने हो गए, 1 और 2, तो कार्बन अगर 2 है तो मतलब क्या होगा, एथ, एथ, ये मेथ वाला हटा दो, प्रोप वाला हटा दो। अब एस्टिक अम्ल खुद पहले से लिखा, ये भी हटा दो, बाकी हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। वैसे 2 कार्बन है और COOH का मतलब होता है ओइक अम्ल, तो क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन है तो एथ और ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। अब भाई मैं ये कार्बन फार्बन नहीं लिखने वाला, अभी आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में समझाया। एल्कीन, एल्कीन का मतलब जिसमें 2 बंध हो, इसमें कितने बंध हैं, 3, हटा दो। इसमें सब में सिंगल है, हटा दो। इसमें बस डबल है, इसमें ट्रिपल है, ठीक है बस। एल्कीन का मतलब 2 बंध, अल्काइन, एल्काइन का मतलब 3 बंध, और एल्केन का मतलब सिंगल बंध। अभी हमने नाइट्रोजन अम्ल पीछे पढ़ा था, याद है आपको, नाइट्रोजन, उसमें त्रिबंध था। क्लोरीन में याद करो, इसका भी बनाया था, 2 8 7, 2 8 7। तो इसमें देखो कितने की जरूरत है, 1 की, इसे भी कितने की जरूरत है, 1 की। तो ये बीच में कौन सा आएगा, एकल बंध, कौन सा, एकल बंध कहाँ है, एकल सहसंयोजक बंध, कौन सा, एकल सहसंयोजक बंध, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ये देखो भाई, ये लैंग्वेज चेंज कर रहा, प्रोपेनॉन या प्रोपेनोन। ओन कब जुड़ता है, ओन अभी बताया था किसमें, कीटोन वाले में, कीटोन। कार्बन की संयोजकता देखो, कार्बन कितना होता है, 6, तो 2 कामा 4, 4 ही संयोजकता आ जाएगी, इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी, 4। लास्ट वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता होती है, अगर 4 से ज्यादा आ जाए तो भाई उसको 8 में घटा लीजिए। बोला गया है सेठाइन, सेठाइन नहीं सॉरी, एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र अभी बताया, 2 कम वाला, H2N-2, ये एल्काइन है। इनकी बहनी का नाम सेठाइन है, और इनकी छोटी बहन का नाम क्या है,
चलो इधर देखो, प्रोपेन दिख रहा है ये? चलो ठीक है, दिख रहा होगा, उम्मीद यही है। प्रोपेन है तो प्रोपेन क्या है बताओ, प्रोपेन क्या है? अब देखो, प्रोपेन क्या है बच्चों? जिसमें प्रोप में पहले कार्बन 3 ढूंढो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन। यहां देखो 1 2 3 है, लेकिन एक ये कुछ जुड़ा होगा, एथिल इसमें जुड़ा होगा, यानी एथिल तो मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा दो। इसमें 2 एथिल जुड़े हैं, डाई एथिल होगा, ये भी हटा दो। इसमें भाई कार्बन 1 2 3 4 हैं, ये भी हटा दो। अगर नहीं भी पता है, बस इतना गिनना आता हो, 1 2 3 कार्बन, तो बस हो गया काम अपना। एल्कीन है, एल्कीन बच्चों क्या होता था? CnH2n, ये एल्कीन है। जितना n हो उससे दुगुना हो, 3 के दुगुना 6, यही है। यहां देखो दोनों सेम सेम है, ये तो एल्काइन है, 3 के दुगुना 6, 6 में दो दो जोड़ दोगे 8, ये क्या है? एल्केन। 4 के दुगुना 8, 8 2 10, इस ये और ये दोनों क्या है? एल्केन है। ये क्या है? दोगुना से 2 ज्यादा कि दोगुना से 2 कम? दोगुना करो, 2 के दुगुना 4, 4 में 2 घटा दो, तो ये क्या है? एल्काइन। तो एक ही बचा एल्कीन वाला, ए ऑप्शन। दुगुना बस करो, दुगुना कर दिया एल्कीन, दुगुना में 2 जोड़ दो एल्केन, दुगुना में 2 घटा दो एल्काइन। CH3CH2OH, OH है तो ऑल जुड़ेगा, ऑल। अम्ल नहीं जुड़ेगा, हटा दो। अम्ल नहीं जुड़ेगा, हटा दो। अब मेथेनॉल होगा या फिर एथेनॉल होगा। कार्बन गिन लो, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, कितने हो गए? 2, और 2 कार्बन का मतलब होता है एथ। प्रोपेनैल है भाई साहब, ये वाला जिसने ऑप्शन कर दिया अपने मन से, मैं मान जाऊंगा उसने काफी मेहनत कर रखी है। इसको करने में घर की याद आने लगेगी, रियलिटी बता रहा हूं। अब उसमें क्या दिया गया है वो ठीक है, अलग बात। अब देखो मैं बताता हूं। प्रोप, प्रोप का मतलब ये तो कंफर्म है, सी कितने होंगे? 3। प्रोप का मतलब सी कितने होंगे? 3। चलो अच्छा, ऐसे समझो। प्रोपे क्या लिखा है? नेल, प्रोपे नेल। देखो C3 लाने हैं, ये तो कंफर्म है C3 होंगे, लेकिन कहीं गड़बड़ ना हो जाए, देख लो। 1 2 3 सी बन गए। अब देखो यहां क्या लगा दिया? H H H, और यहां क्या जोड़ दिया? CH। यहां वैसे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या हो गया? अब यहां से गिनो, C कितने हो गए? 3। H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। C3H6O, तो ये बड़ा अटपटा ऑप्शन लिख दिया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। C3H6O, एथेनोइक अम्ल, एस्टिक अम्ल को ही एथेनोइक बोलते हैं। तो एथ का मतलब C2 होने चाहिए, यहां C1 है, काट दो। यहां भी C1 है, काट दो। यहां C2 है, 2 नहीं 3 भी हैं, 2 ये हैं, एक ये 3 है। यहां बस C2 है, बात खत्म। इसको रट लो भाई, ये बहुत काम देगा। इसकी अब क्रिया भी आएंगी, CH3COOH, CH3COOH। फिर से असंतृप्त वाला क्वेश्चन आ गया। यौगिक असंतृप्त है, एथेन CH4 होता है, दोगुना से 2 ज्यादा नहीं होगा। ये मेथेन है, अरे भाई साहब एथेन है, C2H6, दोगुना से 2 ज्यादा, दोगुना से 2 ज्यादा। एथलीन जो होता है C2H4 होता है, C2H4। एथिलीन, इन जुड़ा है, इन, एथलीन, इन जुड़ा है तो मतलब क्या है? 2 बंध वाला, और 2 बंध वाला है तो क्या है? असंतृप्त। एथिल एल्कोहल, ये तो C2H5OH होगा, ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, C2H5OH। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, ये सी ऑप्शन। एकल, वो भाई साहब नहीं होता है, ये भी होता है एकल बंध, और एकल बंध को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। समचतुष्फल की संरचना याद है आपको?
ये कार्बन है, ये H बनता था, इनके बीच जो कोण बनता था याद है, ये वाला डायग्राम आपको, ऐसे जो हम ये बना लेते हैं ना, ये गलत है, ठीक है। कार्बन की ऐसी नहीं होती, ये संरचना हम बना लेते हैं ऐसी कुछ होती। इनके बीच कोण याद होगा आपको 109 डिग्री 28 मिनट ऐसे बनता था, 109 डिग्री 28 मिनट ये वाला कोण बनता था इनके बीच। ये कोण याद रखना मान। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, ओन कीटोन, ओन कीटोन, कीटोन वाला लगाना है। ये सब मैं पहले बता चुका हूं, इसीलिए बार बार अब भाई साहब ये धुंधला धुंधला का है दिख रहा हो। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्रकृति में अम्लीय है? अम्लीय वो होगा जिसमें COOH लगा होगा, ये है CH3, मैं ऐसे लिख देता हूं COOH। ये है बेटा एसिटिक अम्ल, क्या है? एसिटिक अम्ल, जिसे आप बोलेंगे एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल। पूरे क्वेश्चन आज खत्म करके ही जाना है, चाहे आप लौट जाए यहीं पे। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनिक समूह है? और भाई साहब इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे। देखो ये सोचो COO ये लिखा है, आधे कहेंगे इसमें भी है, ये CO लिखा है, ये CO लिखा है, ये CO लिखा है। भाई साहब चारों में है कीटोन, ऐसा नहीं है, इसको ध्यान से देखो। ये CHO है, C है, H है, O है। इधर देखो ये C है, O है, O है, H है, यानी ये COOH बन गया, ये बन गया CHO। और ये देखो ये CO है और ये CHO है, ये CHO है, ठीक है। तो यहां तो बस इसमें नहीं है, इसमें बना लो CH3 के साथ क्या बना लोगे, तो ये CO है, बस D ऑप्शन। तो इनमें कंफ्यूज ना हो बेटा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज होंगे और बढ़िया से इसको लगेगा कि सब ऑप्शन करेक्ट थे, ऑप्शन ही गलत दिए थे उसने। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम, एथिल है तो एथ से ही शुरू होगा, ये मेथ काट दीजिए, ये प्रोप काट दीजिए। अब देखो एल्कोहल है तो ये नैल कैसे जुड़ गया? एथेनॉल होगा भाई, एथेनैल थोड़ी ना होगा। तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल, मेथिल एल्कोहल का मेथेनॉल। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या जुड़ता था? अल, अल, ऑल है ये बी ऑप्शन होगा, मेथेनैल। ये तो नैल लिखा होगा या नॉल लिखा होगा, दोनों एक ही बात है, घोड़े वाली नाल नहीं। ये देखो प्रोपेनॉल, क्या लिखा है? प्रोपेनॉल OH। भाई अभी हमने कुछ गलत बताया क्या? गलत बताया था, नॉल, नॉल नहीं नेल या फिर नल, ठीक है, सुधार लेना जो बाद में बता दो गलत है। प्रोपेनॉल, प्रोप का मतलब तीन, ये तीन है बस, ये भी तो तीन है, लेकिन देखो बेटा अरे गड़बड़, यही गलत है। C3H8 कैसे हो गए? भाई जब OH जुड़ेगा तो इससे एक H क्या होगा? कम, C3H8 यही पूरा पूरा बना देगा। अब भाई C3 होंगे, H8 कैसे हो जाएंगे? ये तो पूरा ऐसे भी लिखा है क्या? प्रोपेन। अगर इसमें कुछ आप जोड़ना चाहते हैं तो इससे एक H क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, C3H7OH, ये याद रखना। और इस चैप्टर पर आप कमांड रख लेंगे तो आगे ये बहुत बेनिफिट करेगा आपको। 2-3 सवाल आपको इसमें छपे दिखेंगे आपको उस वाले क्या उस एग्जाम ग्रुप डी में, रेलवे के। एथेनॉल की सोडियम धातु से अपक्रिया होने पर उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? ये तो पता है, एथेनॉल की क्रिया करवाएंगे, एक ही ऑप्शन बस, क्या? हाइड्रोजन, जहां मिल जाए बस हाइड्रोजन। एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम, एस्टल्डिहाइड। अब देखो एस्टल्डिहाइड वो एक होता है, और क्या होता है? ये होता है क्या? CH3 CHO, एक होता है HCHO, फार्मेल्डिहाइड। हाँ ये है, इसको क्या बोलते हैं? फार्मेल्डिहाइड या मेथेनल, और इसको वो क्या बोलते हैं? एथेनल या एथेनल। ये है एस्टल्डिहाइड
और ये बच्चों है फॉर्मेल्डिहाइड। इनको थोड़ा याद रखना क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है। फॉर्मेल्डिहाइड SCHO CH3CHO एथेनल या एथेनैल, दोनों एक ही बात है। हमें लग रहा है आंखों में वो बड़ा उजाला उजाला। एल्केन, एन CnH2n+2, नहीं +1 होता है भाई, 2 होता है, 2 2। यहाँ 1 है काट दो, यहाँ -2 है, ये तो किसका होता है एल्काइन का, ये किसका होता है एल्केन का, ये किसका होता है एल्कीन का, ये किसका है एल्कीन का। दोगुना सिर्फ कर दो, दोगुना में 2 कम कर दो, एल्काइन, और ये क्या है एल्केन। एल्कीन आ गया। अब बच्चों अभी बताया एल्कीन का मतलब दोगुना कर दो बस। दोगुना कहाँ है, ए ऑप्शन। अगला है एल्कोहल में क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल पिएंगे OH, एल्कोहल OH। अरे तुमको ना कह रहे हैं, तुम मत सुड़कुने लगना, जो ठंडी में एक बोतल मार दो। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र, मेथेन में देखो बताओ C कितने होंगे। मेथेन में C एक ही होगा भाई, यहां 2 है काट दो, यहां 2 है काट दो, यहां 2 है काट दो। दूसरा ऐसे अगर मेथ में एक ही C देखना था, दूसरा मेथेन एन जुड़ा है, सब सिंगल बॉन्ड हो गए। यहां देखो ट्रिपल डबल पता नहीं क्या क्या लगा था। तो ऐसे समझ सकते हैं आप, ऑप्शन से निपटा सकते हैं इनको। निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी कौन सी है। सजातीय श्रेणी का मतलब होता है या तो सब एल्केन वाले हों, या सब एल्कीन वाले हों, या सब एल्काइन वाले हों, या क्रियात्मक समूह भी लगा हो तो सब में सेम सेम हो। यहां देखो OH क्रियात्मक समूह है तो यहां भी OH होना चाहिए, हटा दो। यहां देखो दोगुना हुए हैं, 2 के दुगुना 4, तो 2 के दुगुना यहां भी 4 होने चाहिए, हटा दो। यहां 2 के दुगुना कितने हैं 4, तो यहां एक ही है और 1 के दुगुना, भाई ये भी हटा दो, तो यही सही होगा। देखो यहां 1 है तो 1 के दुगुना 2, 2 में 2 जोड़ दो 4, तो दोगुना करके 2 जोड़े गए हैं। यहां पे देखो 2 के दुगुना 4, 4 में 2 जोड़ दो 6, तो ये वाला फॉर्मेट बन रहा है यहाँ CnH2n+2। जो इसमें हो फॉर्मेट वही इसमें हो, उसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी, एक ही जात वाले हैं। ये दोनों कौन से वाले हैं, एल्केन वाले हैं। भाई साहब ये क्या कह रहे हो है? इसको पूरा करना है क्या। बताओ CH3COOH C2H5, ये क्या है अम्ल, क्या है अम्ल, ये क्या है एल्कोहल। जब किसी अम्ल की क्रिया एल्कोहल से करवाते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है एस्टर, और एस्टर ये है CH3COOC2H5। याद रखना, इस अपक्रिया को रट लो, रट लो, रट लो, जरूर आएगी। पहला कैसे आएगी सुनो, जब किसी अम्ल की क्रिया किसी एल्कोहल से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। दूसरा, जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। जब एस्टिक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तीसरा जो सबसे फेमस है, एस्टरीकरण क्या है। तो एस्टरीकरण में यही लिखना पड़ेगा, जब एक एल्कोहल किसी किससे अम्ल से क्रिया करता है तो एस्टर प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा। देखो ये जो CH3 है और COO है, इसका H जो होगा ये OH से जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना देगा CH3COO C2H5, और ये H और OH मिला के क्या बना देंगे H2। यही है बेटा एस्टरीकरण। प्रोप, मेथ एथ प्रोप, प्रोप में 3 होंगे ये तो कन्फर्म है। तो भाई इसमें तो कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 4 हो गए, इसमें कार्बन 2 है, इसी में कार्बन 3 है, बाकी देखना ही नहीं। प्रोप का रासायनिक सूत्र 3। अब 3 ये तो N जुड़ा है तो दोगुना से 2 क्या होंगे ज्यादा। भाई साहब कितना छोटो छोटो लिखो है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। PCl5, अब इसमें तो बड़ा भारी होगा ये तो पता है। PO,
सी चाहिए हमें, ओ लिखा है, यानी सी कितने चाहिए हमें, यहां से देखो ओ कितने चाहिए, पहले ये देखो ओ हैं इधर कितने, याद दो, ओ दो हैं, ये वाला ऑप्शन हटा दो, ओ दो, हमें इधर दो ओ हैं तो इधर भी दो ओ चाहिए। अब यहां भी एक ओ है, ये भी हटा दो, यहां दो ओ हैं, यहां भी दो ओ हैं। अब देखो, अब किसको गिन लेते हैं, सीएल कितने हैं यहां, 5, इधर कितने हैं, 3 4 5, ठीक लग रहे हैं। पी भी इधर है, पी भी उधर है। अब हमें चाहिए क्या, एच गिन लेते हैं, इधर 3 और 2 कितने हैं, 5, इधर देख लो पहले, इधर कितने हैं, 3, और एच है क्या, एक ये है, कितना है, 4, 4 एच चाहिए। यहां तो भाई 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, एक ये हो गया, कितने हो गए, मुझे चाहिए कितने, 4, तो बी ऑप्शन सही होगा, बाढ़ में जाए। तो ऐसे चेक कर सकते हैं आप, अगर आपको अब क्रिया नहीं याद है, वैसे मुझे भी ये वाली याद नहीं, ये अब क्रिया कहाँ से याद हो जाएगी। फिर से आ गया ये सजाती श्रेणी, देखो यहाँ 2 के दुगुना है 4, तो यहाँ 3 के दुगुना है 6, ये ऑप्शन सही है। यहाँ ओ एच है, यहाँ सी एच ओ है, यहाँ ओ एच है, यहाँ सी एच ओ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ सी एच ओ है, यहाँ भी सी एच ओ है, ये ऑप्शन भी सही है। ये ओ एच है, नहीं, ये तो ईथर समूह है, तो ये नहीं, यानी पहला सही है, तीसरा सही है। पहला तीसरा कहाँ है बेटा, डी ऑप्शन पे, पहला और तीसरा डी ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित रासायनिक श्रेणी को पूर्ण करने में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा। उधर देखो Na2CO3 है, इधर Na1 है, उधर Na2 है, यानी हमें Na चाहिए, तो बस ये हटाओ, Na नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, समझ पाए। देखो यहां Na1 है, इधर Na कितने हैं, 2, तो इधर भी Na होना चाहिए एक, बाकी कौन होगा वो बाद में देखेंगे। तो Na जब एक चाहिए इधर, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, एक ही ऑप्शन में Na था। कितनी जल्दी आप कैच कर पाते हैं ये देखना पड़ेगा आपको खुद। ये किसकी क्रिया करवा रहे हैं बेटा हम लोग, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है, ग्लूकोज बनेगा। याद है आपके, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है, तो ये तो C6H12O6 बनता है। अरे पौधे जल ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन से बनता था, CO2 का संयोग तो वो खुद करवाते थे। अच्छा CO2 हमसे लेते थे, 6CO2 ना, ये होता था 6CO2 प्लस 6H2, इतना ही होता था, ऐसे कुछ होता था, 12H2O शायद होता था, 12 मोल से लेते थे, ये बनाता था C6H12O6 प्लस 6CO2। 6CO2 कैसे निकलेंगे, प्लस 6O2, ऐसा कुछ होता था, मुझे क्लियर ना पता है, जो पता ना हो उसे बताना भी नहीं चाहिए। भूल गया। देखो श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है, बताओ इनमें से कौन सा परमाणु है जिसमें श्रृंखलन का गुण होता है। दिख नहीं रहा, चलो अच्छा दिखा रहे हैं भाई, अरे दिखो यार, श्रृंखला किसमें बन जाती, द्विबंध त्रिबंध ये सब बनाने के गुण किसमें, ओए भाई साहब ऐसा भी होगा क्या, कार्बन में होते हैं, किसमें, कार्बन। अरे इसी में तो श्रृंखला बन जाती है, इसके ऊपर कार्बन से ये ऐसे जुड़ गया, एक नीचे जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो, श्रृंखलन का गुण किसमें होता है, कार्बन में। निम्नलिखित में एल्काइन है, एल्काइन वो होगा जिसमें 3 बंध होंगे, क्या होंगे, 3 बंध होंगे बेटा।
इसमें द्विबंध है, हटा दो। इसमें भी द्विबंध है, हटा दो। इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, एक में ही ट्रिपल बॉन्ड है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, बस इतना पहचान लो। एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड। ईंधन तथा औषधियों के रूप में प्रयुक्त होता है। ईंधन के रूप में एथेनॉल। क्या प्रयुक्त होता है? एथेनॉल। अभी हम लोगों के यहाँ आपको याद होगा कि जो पेट्रोल आता है उसमें भी एथेनॉल क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है ना, जिससे वो बोलते हैं प्रदूषण कम हो। और एथेनॉल इंजन की ऐसी की तैसी करता है ये नहीं बताते, बस प्रदूषण कम हो ये बताया जाता है। और ये सस्ता भी होता है, गन्ने के रस से भी निकल आता है, जूट से भी निकल आता है, महुआ वाली भी निकल आता है। एथेनॉल की सोडियम से अपक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा? ब्लर हो गया, व्हाट हैपेंड? अरे यार ऐसे मत कहा करो। एथेनॉल की सोडियम से अपक्रिया C2H5OH, और इसकी जब क्रिया किससे करवा देंगे? तो कौन सी गैस निकलेगी? हमेशा क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा। बचपन से पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ा हो गया। क्या कर? हाँ, वही सवाल है क्या? अरे भाई साहब, ऐसे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा, दो दो सवाल आएंगे तो क्या होगा? कीटोन मतलब ओन जोड़ना है। कीटोन, ओन, ओन, प्रोपेनोन। कीटोन का मतलब ओन जोड़ना है बेटा। क्या जोड़ना है? ओन। कैसी कैसी हरकतें कर रहे हो भाई? निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें द्विबंध या त्रिबंध लगा होता है। इसमें देखो, एक है, एक के दुगुना, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। तीन के दुगुना छह, छह में दो जुड़े हैं। इसमें देखो दो के दुगुना चार, चार में दो जुड़े हैं। यहां दुगुना हुए हैं बेटा, दुगुना हुए हैं, बस दो के दुगुना चार। तो ये एल्कीन वाला है, और जो एल्कीन है वो क्या है? असंतृप्त। एल्कीन असंतृप्त होता है, एल्काइन असंतृप्त होता है, एल्केन संतृप्त होता है। ये बोला गया है, इसका यूपीएससी नाम बताना है। पहले तो ये देखो CHO, तो नैल वाला सही होगा। और नैल कहीं है क्या? हाँ है, इसमें भी है। ये हटा दो, नाल वाला प्रोपेनॉल, ये दोनों हटा दो। अब बचे ब्यूटेनॉल और दो मेथिल प्रोपेनॉल। अब कार्बन गिन डालो, जहां से क्रियात्मक समूह पहले हो उधर से गिनना चालू करो। एक, दो, तीन। इधर मत पहुंचा देना, इधर पहुंचाना चाहो तो फिर इसको जोड़ लो। इधर गिनोगे तो एक, दो, तीन यहां आ जाएगा, एक, दो, तीन इधर आ जाएगा, तो चाहे जैसे गिन लो। अब दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है? ये क्या है? एथिल। तो दो पे एथिल जुड़ा है, सॉरी मेथिल। एथिल तो C2H5 होता है। दो पे क्या जुड़ा है? मेथिल। और तीन हो गए क्या? कार्बन। तो क्या हो गया? प्रोप। और CHO लगा है तो नैल। तो 2 मेथिल प्रोपे नैल, 2 मेथिल प्रोपे नैल। वाह बेटा, बता दो यार कितने सवाल रह गए। ये दो तीन कहते कहते तो शाम हो गई, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बेटा COH होता है, और ये COH यहां दिख रहा है। यहां मत निकालने लगना, ये COOH है, ये CO है, और ये OH। ये होता है बेटा एल्कोहल, जिसे लगाकर मनुष्य हो जाता है टल्ली, अल्कोहल। और ये क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक। इतने कम समय में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा सकता कोई, बहुत तेजी से बताए हैं हमने, और बताया भी है कैसे कैसे करना है। नहीं तो हम इनको 10 घंटे आपसे ऑप्शन पूछते रहते, 10 घंटे करवाते, फिर इनको खेला खेलते आप भी। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? एल्कीन वो होता है जिसमें दो बंध हो। कितने? दो। दो कहाँ होंगे? ए में ये CHO4 है, ये C2H2 है, ये C2H6 है। एसिटिलीन C2H2 है। अब देखो, इसमें तीन बंध होंगे, इसमें एक बंध होगा, इसमें एक बंध, इसमें दो बंध होंगे। दो बंध होंगे इसमें, दो। एथिलीन ना भाई, ये थोड़ी ना होता है इसका। C2H4 हो हुए है। गलत गलत बढ़ा दे हुए है मास्टर।
कोई हो गए खत्म, क्वेश्चन की हो गए खत्म। मजा आई कि नहीं? एक थे उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे हैं क्या कि ये जो लिखो है क्या? C3 H7 और O, ये इसका यूपीएससी नाम बताना है सबको। C3H7O। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कैसा लगा सभी लोग। थैंक यू।